क्लास, आज के इस वीडियो में हम वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब शब्दों के व्यवस्थित का क्या मतलब होता है और सार्थक, यहाँ पे दो शब्द आए, व्यवस्थित और सार्थक। एक वाक्य देखिए, है हवा महल में जयपुर। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसमें है हवा महल में जयपुर, इसमें ये सारे शब्द तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो शब्दों का समूह है इसका कोई अर्थ निकल नहीं पा रहा, ये व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा कि हवा महल जयपुर में है। जब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे तो ही ये एक वाक्य के रूप में आ पाएगा। यानी कि शब्दों के समूह को ही हम वाक्य नहीं कहते, शब्दों का व्यवस्थित समूह हम उसको ही वाक्य कहते हैं, जो कि क्या हो, सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकले। तो हवा महल जयपुर में है, ये होगा हमारा वाक्य, ना कि ये। तो वाक्य की परिभाषा हो गई, शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब अगर कोई वाक्य है तो उसके कुछ गुण भी होंगे, ठीक है ना, वाक्य के गुण। अब वाक्य के गुण यानी कि कोई एक अगर लाइन लिखी है तो हम उसको वाक्य कहेंगे, तो किस आधार पर? तो इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि वाक्य में पदक्रम होता है। अब पदक्रम क्या होता है? वाक्य में, वाक्य रचना में पदक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। पदक्रम यानी कि जो वाक्य में शब्द आ रहे हैं वो एक क्रम से आ रहे हैं, एक व्यवस्था से आ रहे हैं। ठीक है, अगर उनका क्रम आगे पीछे गड़बड़ हो जाए, जैसे कि इसमें है जो है सबसे आखिरी में आना चाहिए, सबसे पहले आ गया, ठीक है ना, तो जब ऐसा होगा तो वाक्य सही नहीं होगा। तो वाक्य में पदों का क्रम होना चाहिए। अब पद क्या है? तो पद है ये शब्द, ये जो शब्द आए हैं, है हवा महल में जयपुर, ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या हैं? पद हैं। तो वाक्य में जो पद हैं, तो ये जो पद हैं इनका क्या होना चाहिए? पदक्रम, तभी एक वाक्य सही तरीके से बन पाता है। अब पदक्रम में भी हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे कि क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के बाद होता है। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, तो इसमें जो जाता है वह क्रिया है, राम करता है, हमेशा कर्ता पहले आता है और क्रिया बाद में। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब। उसके बाद कर्म का स्थान कर्ता और क्रिया के मध्य में होता है। कर्म जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब कर्म क्या होता है? कर्ता करने वाला, क्रिया उसका कार्य, और उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वह होता है कर्म। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो हो गया वो हो गया कर्ता, पढ़ता है क्रिया, और इसका कर्म क्या है? पुस्तक। वो कहाँ आ रहा है? कर्ता और क्रिया के बीच में। तो राम पुस्तक पढ़ता है में पुस्तक जो कर्म है वो कर्ता और क्रिया के बीच में आ रहा है। अच्छा, अगर वाक्य में दो कर्म हों तो गौण को हम मुख्य कर्म से पहले रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, रमा ने भिखारी को रोटी दी। अब यहाँ पर रमा हो गई कर्ता, क्रिया क्या होगी? दी। क्या दी? रोटी दी। किसको? और किसको दी? भिखारी को दी। तो जो देना क्रिया है उसके लिए दो कर्म हो गए, एक हो गया भिखारी और एक हो गया रोटी। आपने कर्मक सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक क्रिया जो पढ़ी थी वही है। तो जो गौण कर्म होता है, गौण कर्म यानी मेन तो क्या है? देना। क्या दी? रोटी दी। ठीक है, दूसरा कर्म क्या हो गया? भिखारी को दी। तो जो गौण कर्म है यानी कि जो सेकेंडरी जो उसका कर्म है वो पहले आएगा मुख्य कर्म से, हमेशा ऐसे होगा। जैसे राम सोहन को पत्र लिखता है, ठीक है, नहीं, राम मेज पर कलम से पत्र लिखता है, तो मेज पर गौण कर्म हो गया, कलम मुख्य कर्म हो गया। ठीक, तो इस तरीके से। अब है परसर्ग का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के
बाद किया जाता है। परसर्ग क्या होता है? आपने कारक पढ़े हैं। कारक में जो कारक चिन्ह होते हैं जैसे कि का, के, में, पर, ये सभी परसर्ग होते हैं। तो वाक्य में आपको पता है इन सब का प्रयोग होता ही है। जैसे उसका पेन मेज पर रखा है, रमा का पेन मेज पर रखा है। तो का, पर, परसर्ग हो गए। तो ये वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण का प्रयोग संबंधित क्रिया से पहले होता है। हवा धीरे धीरे चल रही है। तो धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, चलने की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण हमेशा किससे पहले आते हैं? क्रिया से पहले। क्रिया विशेषण क्रिया के बाद नहीं आते वाक्य में। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग दो वाक्यों और शब्दों के बीच में किया जाता है। समुच्चय बोधक शब्द बताइए क्या होते हैं? सोचिए। हाँ जी, आप ठीक सोच रहे हैं। जैसे कि और, परंतु, इसलिए, हमने पढ़ा था ना अविकारी शब्दों में समुच्चय बोधक। तो ये जो समुच्चय बोधक शब्द हैं ये वाक्य में दो शब्दों को, दो पदों को, ठीक है ना, वाक्य के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट हो गया संबोधन एवं विस्मयादिक बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। विस्मयादि बोधक और संबोधन, जैसे कि ये भी हमने किया था अभिकारी शब्दों में, जैसे कि अरे, वाह, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कहाँ करते हैं? बिल्कुल शुरुआत में। ठीक है। अब तो ये 7 जो हो गए ये गुण हैं। वैसे तो हम सभी इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो 7 बातें हैं ये वाक्य में होनी चाहिए। अच्छा, अब है एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। तो ये वाक्य के हम गुण पढ़ रहे हैं। पहला था पद क्रम, कि पद जो है एक क्रम में होने चाहिए। दूसरा था पद। पद क्या होते हैं? वाक्य में आए हुए शब्द। वाक्य में कौन कौन से शब्द आते हैं? कुछ शब्द संज्ञा होते हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं, कुछ विशेषण होते हैं, क्रिया होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, कारक होते हैं। ये सभी क्या हैं? पद हैं। यानी कि शब्दों का व्याकरणिक परिचय हो गए हमारे पद, व्याकरणिक जो उनके नाम हैं। तो पद क्रम, पद। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है अन्वय। ठीक है, अन्वय। अन्वय का क्या मतलब है? अन्वय का अर्थ साधारण भाषा में कहे तो होता है मेल। यानी कि वाक्य में जो अलग अलग पद आए हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हों। जैसे लड़का पढ़ रही है बोल दिया मैंने, तो लड़का पढ़ रही है ये शुद्ध वाक्य है? नहीं है। ठीक है। तो अब जैसे देखिए एक और वाक्य, सभी औरतें और आदमी घूमने गई। आपको ये सही लग रहा है? क्या ये वाक्य सही है, शुद्ध है? नहीं। क्या होना चाहिए इसकी जगह? सभी औरतें और आदमी घूमने गए। क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है ना, तो उसके साथ ये जो क्रिया है इसकी अन्वति होनी चाहिए। तो गए होना चाहिए, बहुवचन का प्रयोग आना चाहिए ना। तो ये बात है, इसको कहते हैं हम अन्वय, कि जितने भी पद हैं, जो भी व्याकरण के पद आए हैं उनमें अन्वति हो, वो एक दूसरे के अनुरूप हों। ठीक है। अगर संज्ञा बहुवचन है तो उस हिसाब से क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए, लिंग के अनुसार होनी चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार होनी चाहिए। ठीक। तो ये जो उनमें संबंध है उसको हम कहते हैं अन्वय। अगला है योग्यता। अब योग्यता क्या होता है? कि पदों में निहित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को हम योग्यता कहते हैं। आप इसको ऐसे समझे कि एक वाक्य है, बच्चे लकड़ी खाते हैं। क्या ये वाक्य सही है? एक शेर घास खाता है? नहीं, शेर घास नहीं खाता, बच्चे लकड़ी नहीं खाते। तो ये वाक्य जो है ये अटपटा वाक्य है। कभी कभी कोई बोल देते तो हम बड़ा हंसते हैं। तो ये वाक्य जो है ये अटपटा वाक्य है। ये अपने अर्थ की सार्थकता को बताने के लिए अयोग्य है, इसमें योग्यता नहीं है। ठीक है। तो ये एक गुण हो गया कि वाक्य में योग्यता भी होनी चाहिए, यानी कि उसका वाक्य का कोई उचित अर्थ निकल कर आना चाहिए। उसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं वो संगत होने चाहिए, असंगत नहीं होने चाहिए। और जो लास्ट जो वाक्य का गुण है वह होता है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। यानी कि वाक्यों में जो पद आ रहे हैं उनमें जानने की इच्छा को हम आकांक्षा कहते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं, उस लड़की को, कह के चुप हो जाऊं, उस लड़की को,
तो क्या ये वाक्य है? अब आकांक्षा है, इच्छा है कि क्या, उस लड़की को क्या जानने की इच्छा है आगे कि उस लड़की को क्या, ठीक, तो उस लड़की को चोट लग गई, ये बना हमारा पूरा वाक्य। तो ये हो गए आपके वाक्य के गुण। तो हमने क्या पढ़ा? वाक्य की परिभाषा कि वाक्य होते क्या हैं, शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसमें हमने व्यवस्थित और सार्थक समूह का मतलब सीखा। दूसरा पढ़ा हमने वाक्य के गुण क्या क्या होते हैं। वाक्य के गुण में हमने सबसे पहले पढ़ा कि उसमें पद होते हैं, पदों का एक उचित क्रम होना चाहिए, ठीक है, और जो पदों में किस प्रकार से उनका प्रयोग होता है। तीसरा अन्वय या अन्विति, योग्यता, और पांचवा आकांक्षा। तो ये हो गए हमारे वाक्य के गुण।